गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेनीज। आज के वीडियो में हम व्याख्या कौशल के जो घटक हैं और इन पर कैसा हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, इस संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम व्याख्या कौशल हमारे शिक्षण में इसके जो पाठ्य योजना निर्माण है वह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके घटक कौन कौन से हैं। तो घटक दो प्रकार से होते हैं। एक वांछित घटक होते हैं जो हमारे उस शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक हैं, उनका होना शिक्षण में अनिवार्यता होती है। दूसरा वे घटक होते हैं जिनका हमारा शिक्षण में उपयोग न होने से भी लेकिन वो निरर्थक या अनायास कुछ घटक होते हैं, उनका उपयोग होता है। इसके बारे में हम सबसे पहले एक एक घटकों का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करते हैं, जानते हैं। जिसमें से वांछित घटक में पहला है प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। दूसरा घटक है निष्कर्षणात्मक कथन पर स्पष्ट प्रयोग। तीसरा है भाषा में प्रवाह होना। चौथा घटक है उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों का प्रयोग। नेक्स्ट आपका है कथनों में तारतम्यता, क्रमबद्धता, परिनियम का प्रयोग। नेक्स्ट है असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति का होना। नेक्स्ट विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। अगला बिंदु है छात्रों की बोध परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना। नेक्स्ट होगा शिक्षक का संचालन पाठ के अनुरूप अपरिहार्य है। और लास्ट में है शिक्षक का कक्षा स्तर के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग। ये थे हमारे जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो व्याख्या कौशल के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब हम जानते हैं कि व्याख्या कौशल के अवांछित घटक कौन कौन से हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखें, जैसा पहला है कि कथन में विधि, भाषा एवं शैली का कक्षा स्तर से या जटिल रूप में प्रयोग करना। मान लीजिए कक्षा स्तर बच्चों का बौद्धिक स्तर के अनुरूप है, लेकिन व्याख्यान करते समय उनका शैक्षिक स्तर कक्षा अनुरूप के बराबर होते हुए भी यदि व्याख्यान का स्तर जटिल हो या उत्कृष्ट या बहुत ही क्लिष्ट होगा तो व्याख्या बच्चों या छात्रों के समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए व्याख्यान करते समय हमें बहुत बेहतर तरीके से छात्रों के कक्षा स्तर के अनुरूप बौद्धिक स्तर को भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो स्वाभाविक है बच्चे के जो नवीन अर्जित ज्ञान विषय वस्तु से संबंधित उसे अर्जन होना है वह अपेक्षित नहीं होगा। दूसरा है पदानुक्रम क्रमबद्ध का अभाव। जो पदानुक्रम है, जैसे हम व्याख्या करते हैं या कथन कार्य करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, तो उसमें एक प्रारंभ से लेकर के और सीक्वेंस होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए। एक के बाद दूसरा परस्पर हमें वाक्यों का सम्मेलन होना चाहिए, समाकलन होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, संयुक्तीकरण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो व्याख्या प्रभावपूर्ण
भाव को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने में वह गुणवत्ता नहीं रख सकता। थर्ड है असंबद्ध कथनों, वाक्यांशों या उदाहरणों का प्रयोग। अपने कथन कार्य करते समय, व्याख्या स्मरण करते समय जो हमारे महत्वपूर्ण हैं उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं उदाहरणों को एक आदर्श और सटीक उदाहरण हमें प्रस्तुत करना चाहिए। जो उदाहरण हमारे व्याख्यान को स्पष्ट करने में उतने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निर्वाह कर सकते, उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मुख्य बिंदुओं पर ध्यान न देना। जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हमें ध्यान न देना भी, ये कभी कभार ऐसा होता है हम व्याख्यान स्पष्ट करते रहते हैं लेकिन जो मेरा सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल आइडिया, वो हम नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक का उदासीन व्यवहार। कभी कभी करते हैं क्या है कि जो टीचर या शिक्षक हैं अपने स्पष्टीकरण के संबंध में उतने रुचिपूर्ण या प्रभाव रूप से वो कथन कार्य नहीं करते हैं, नीरसता रहती है, एक लगन नहीं होता है, एक रुचि नहीं होता है, एक प्रभावोत्पादक नहीं होते। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो छात्रों में व्यवस्थित रूप से व्याख्या का या स्पष्टीकरण कौशल का प्रयोग करते समय छात्रों में सक्रियता हो, उदासीनता नहीं देखने को मिले, उत्साहित होना चाहिए। नेक्स्ट है छठा पॉइंट है निष्कर्षणात्मक उपसंहारात्मक कथन न देना। कभी कदार क्या करते हैं कि हम कथन कार्य करते हैं लेकिन कथन कार्य करने के बाद हम जो एक निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है या उपसंहार वाले ऐसे प्रश्न होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, उनका वर्णन नहीं करते हैं, जो कि आवश्यक है। नेक्स्ट होगा समय प्रबंधन पर ध्यान न देना। कभी कदार क्या होता है कि जब हम कथन कार्य करते हैं तो समय पर ध्यान नहीं देते हैं और वो कथन इतना व्यापक और विस्तार रूप ले लेता है कि समय पर हम बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार से अब हम अवांछित और वांछित घटनाओं का उल्लेख किए हैं। अब पाठ्य योजना के संदर्भ में हम उल्लेख करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो इसका पाठ्य योजना निर्माण, जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्य योजना बनाते समय हम पहले उसका संख्या निर्माण जितना होता है वो डाल देते हैं। जैसे पाठ्य योजना संख्या 1, कौशल का नाम है व्याख्या कौशल, तो सबसे ऊपर लिखा है जो दिया गया है वो संस्थान का नाम। दूसरे उससे नीचे लिखा गया है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। अब इसके नीचे मुख्य रूप से लेफ्ट साइड में हम पाठ्य योजना को 3 पार्टों में बांटते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे किनारे पर ऊपर की तरफ लिखते हैं दिनांक और नीचे लिखते हैं यहाँ पर उसी के कक्षा क्लास। बीच में लिखते हैं सब्जेक्ट, जैसे इसमें लिखा गया है हिंदी। उप विषय उससे नीचे कथानक, कहानी, विद इन ब्रैकेट्स गद्य। उससे नीचे टॉपिक लिखते हैं प्रकरण, जैसे हमने इसमें दिया जो लिया है आज के अध्ययन क्षेत्र का विषय वस्तु का टॉपिक, वो है जापानी बालक। राइट साइड में सबसे ऊपर लिखते हैं कालांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जौन सा पीरियड होता है। दूसरे स्थान से नीचे लिखते हैं समय 6 मिनट और फिर नीचे लिखते हैं शिक्षण या पुनः शिक्षण। मतलब पहली बार शिक्षण कर रहे हैं तो शिक्षण होगा, दूसरी बार अगर शिक्षण का सुधारात्मक रूप का हम लेते हैं तो पुनः शिक्षण होता है। अब पाठ्य योजना 4 खंडों में बांटते हैं। पहले है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरा कॉलम में छात्र क्रियाएं हैं और फिर चौथा कॉलम होगा सहायक सामग्री या शामपटकार जो सारांश लिखते हैं। अब इसमें सबसे पहले
पर देते हैं, क्रम संख्या 1 होगा और ये हो गया। और इस जो स्पष्टीकरण करना है वह कौशल प्रारंभ अब यहाँ से दूसरे कॉलम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों, हमारे देश के सुदूर पूर्व में एक देश है जिसका नाम जापान है। उस देश, अब यहाँ पर देखें 2 चीज़ें, पहली चीज़ यह हो जापान, तो जापान हम बल्कि इंडिकेट कर, उस देश के नाम पर ही वहाँ के बालक को जापानी बालक कहा जाता है। कौन सा बालक? जापानी बालक। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा है। सूर्य सबसे पहले जापान में निकलता है। अब यहाँ पर देखना है कि कहाँ निकल रहा है? जापान में। कौन निकल रहा है? सूर्य। जापानी लड़के कपड़े यहाँ पर देखते हैं कैसे पहनते हैं। तो जापानी लड़के रंगीन और बेल बूटेदार छीट के पीले कपड़े पहनते हैं। लड़कियाँ लाल कपड़े पहनती हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। लड़के लाल, यहाँ पर देख रहे हैं, रंगीन और बेल बूटेदार छीट के कपड़े, लड़कियाँ लाल कपड़े पहनती हैं। उन्हें फूलों का बहुत शौक़ होता है। किसका शौक़ है? फूलों का। तो फूलों का शौक़ होता है, वे फूलों को अपने सिर पर बांधते हैं और फूलों की तरह वे भी बहुत हंसमुख होते हैं। उन्हें फूलों से बहुत प्यार होने के कारण उनके मकानों, कपड़ों और किताबों पर फूल बने रहते हैं। अब ये चीज़ें यहाँ पर हो गया कि जो स्पष्टीकरण किया गया। अब हम जानना चाहेंगे कि बच्चा इनमें से कितना वो अर्जित किया है, सीखा है। अभी इससे पहले दूसरे कॉलम में यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर छात्र क्रियाएं हैं। जब शिक्षक द्वारा या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कथन कार्य किया जाता है, तब उस समय सभी छात्र शिक्षक द्वारा किया जा रहा कथन कार्य पर व्यवस्थित रूप से ध्यान देकर श्रवण करते हैं और सारांश रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं। सहायक सामग्री जो चौथा कॉलम है, वह वहाँ पर जापानी बालक का चित्र। अब देखते हैं अवबोध के प्रश्न। ये इसलिए करते हैं कि हम जो कथन कार्य किए हैं, कथन कार्य करने के पश्चात बच्चा उसमें से या छात्र कितना अर्जित किया है, कितना सोखा है, कितना ध्यान को अपने केंद्रित करते हुए कितना प्रतिशत वो अर्जित नवीन ज्ञान किया है, इसका हम परीक्षण करते हैं अवबोध प्रश्न के माध्यम से। तो जिसमें से पहला है, हम जो लेते हैं, बालक के देश का क्या नाम है? तो उत्तर देता है बालक के देश का नाम जापान है। दूसरा है, सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो छात्र उत्तर देता है सूर्य सबसे पहले जापान में निकलता है। तीसरा है, जापानी बालक कैसे कपड़े पहनते हैं? उत्तर में आता है जापानी बालक रंगीन बेल बूटेदार छीट के पीले कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर सहायक सामग्री या श्यामपट्ट कार्य में जो हमें लिखना होता है, तो सारांश रूप में लिखते हैं कि पहला यहाँ पर लिखा जापान, फिर जापान रंगीन बेल बूटेदार छीटे, जापान जापान रंगीन बेल बूटेदार छीट के पीले कपड़े, इस प्रकार से हो जाते हैं। अब जो व्याख्या कौशल के जो प्रारूप हैं, ये हम 4 कर्मों में व्यक्त करते हुए व्याख्यान, फिर अवबोध के प्रश्न, दूसरे में छात्र क्रिया में उत्तर देता है, फिर सहायक सामग्री में उसका बालक का फोटो,
देश का सारांश में यहाँ पर लिखते हैं सारांश। सारांश जो लिखा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर सारांश लिखा जाएगा या सार यहाँ पर लिखते हैं। और फिर छात्राध्यापक कथन या निर्देश। सभी छात्र कल जापानी बालक नामक प्रकरण को याद करके लाएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में व्याख्यान नामक कौशल को हम अध्ययन किए, वो शिक्षण का। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पुनः शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले ये भी जानेंगे कि निरीक्षण सूची और तालिका और मूल्यांकन तालिका का भी हम निरूपण या प्रारूप भी प्रस्तुत करके सीखेंगे कि हमें शिक्षण अभ्यास कार्य करते समय जो पर्यवेक्षक हैं वो हमारे शिक्षण में कितनी कौन कौन सी त्रुटियां रही हैं, कमियां रही हैं। अगला शिक्षण में या नेक्स्ट शिक्षण कार्य करते समय उन त्रुटियों को नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम त्रुटि रहित शिक्षण कार्य जब तक नहीं हो जाते तब तक हम ये अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के प्रत्येक कौशल का बार बार अभ्यास करते रहते हैं। और अंत समय में एक समय ऐसा भी आता है कि हम बिना त्रुटि किए हुए अपने शिक्षण कार्य को संपन्न कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं और कर लेते हैं, और कुशल शिक्षक की श्रेणी में भी अपने को रखने के लिए अपने कामयाब बना सकते हैं और बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम आज इस वीडियो में व्याख्या कौशल का पाठ योजना और उसके घटक के बारे में प्रारूप के साथ में हम जाने हैं, सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।